नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नगर निगम सरकार रीवा ने पेश किया 2024-25 का बजट। रीवा शहर में एक बार फिर चली गोली। मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कुटेही मस्जिद के पास का। शहर में महिला चोरों का आतंक। दिन दहाड़े पार किया सोने की चेन और बलात्कार पीड़ित नाबालिग किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म। परिजनों ने बच्चे को यतीम खाने सौंपने का लिया निर्णय। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम ने साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें 6 अरब 31 करोड़ से अधिक व्यय का लेखा जोखा प्रस्तावित किया गया है। रीवा नगर सरकार ने 2024-25 का बजट आज परिषद के समक्ष पेश कर दिया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों की तरह जनहितैषी बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सौंदर्य एवं विकास कार्यों की बात कही गई है। इस बजट में भी तोड़ो बनाओ जैसी योजनाओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। पुराने वित्त वर्षों की भांति स्वच्छ भारत मिशन, तालाबों के संरक्षण, स्कूलों के उन्नयन, पशुओं के बधियाकरण और महापुरुषों की मूर्ति लगाने जैसी चीज़ों पर बल दिया जा रहा है। पेश किए गए बजट में स्मार्ट प्याऊ, कन्या पाठशाला में 2 घंटे की कोचिंग सुविधा जैसी बातें भी कही गई हैं। एक बार फिर पेश किए गए बजट में निर्मित पार्कों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बजट में भी शहर की मूलभूत समस्या, पार्किंग, हॉकर्स कॉर्नर, टैक्सी स्टैंड और गरीबों तथा रोजगार के लिए उनके स्थान पर चर्चा नहीं की गई है। हालांकि बजट पेश होने के बाद बजट में चर्चा के लिए परिषद के सदस्यों द्वारा समय मांगा गया है, जिसमें 24 घंटे बाद एक बार फिर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अधिसूचित करते हुए गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के राजस्व संग्रहण में कम से कम 10% की वृद्धि किया जा रहा है। अनिवार्य है, यदि समस्त भवन भूस्वामी को 25% का छूट लाभ दिया जाता है तो निगम को 10 करोड़ का नुकसान होगा। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1950 मतलब लगभग 30 करोड़ की वसूली हुई है। इसी तरह यह संपत्ति कर में छूट दी जाती है तो वसूली 14 करोड़ के करीब हो जाएगी। साथ ही 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राजस्व वृद्धि न होने से 15 से 20 करोड़ प्राप्त नहीं होगी। इस तरह निगम को 20 करोड़ का नुकसान होगा। इसकी जिम्मेदारी रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के ऊपर बर्खास्त रोजगार सहायक को बिना पर्याप्त आधार के ही बहाल कर देने का आरोप लगा है। गंगेय जनपद अंतर्गत सूरा पंचायत के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक पुष्पेंद्र तिवारी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर जिला सीईओ द्वारा संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी ने हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली, जिसके बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने मामले की अपील कलेक्टर रीवा के पास करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा मामले की अपील जब कलेक्टर रीवा से की गई तो सीईओ जिला पंचायत रीवा को शासन की तरफ से प्रतिवादी बनाया गया। मामले पर शिकायतकर्ता, जिनकी शिकायत पर जांच और कार्रवाई होकर जीआरएस को सेवा से बर्खास्त किया गया था, उन्होंने भी कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहा। शिकायतकर्ता नीरज सिंह ने तर्क दिया कि वो न तो कैविएट लगा रहे हैं और ना ही इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कलेक्टर द्वारा इसलिए सुना जाए क्योंकि इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में प्रमुख शिकायतकर्ता हैं, इसलिए शासन की मदद करना चाहते हैं, जिससे कि मामले के सभी पहलू कलेक्टर न्यायालय के समक्ष सुनवाई हो और रखी जा सके। लेकिन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक न सुनी और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया। पूरी राशि बिना मकान बनाए ही दे दी गई तथा इसमें पात्र हितग्राही छूट गए, जिसकी हम ग्रामीण लोग, ग्रामवासी जन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा में शिकायत किए। शिकायत की जांच हुई। 3 कमेटियां, 3 जांच दल 3 बार जांच किए और जांच में दोषी पाया गया, जिसके दोषी पाए जाने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा इसको शो काज नोटिस, कारण बताओ सूचना जारी की गई तथा तत्कालीन कलेक्टर जो थे मनोज पुष्प साहब, उनके द्वारा भी शो काज नोटिस जारी की गई और इनके द्वारा जवाब भी दिया गया। जवाब संतोषजनक नहीं था और इनके विरोध में पर्याप्त सबूत थे, जिसके कारण 28/12/2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमान सौरभ संजय सोनवड़े द्वारा इनको बर्खास्त किया गया, जिसके विरुद्ध में पुष्पेंद्र तिवारी रोजगार सहायक हाई कोर्ट में अपील किए तो यहाँ से खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आप कलेक्टर के यहाँ अपील कराइए।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जो तत्कालीन जो वर्तमान कलेक्टर हैं, इनके द्वारा तथ्य का सही अवलोकन नहीं किया गया। हम लोग कागज़ प्रस्तुत कर रहे थे, शासन के पक्ष में काम कर रहे थे, शासन का हित के कार्य में लगे थे, लेकिन किसी कागजात को, किसी प्रमाण को श्रीमती प्रतिभा पाल जो वर्तमान कलेक्टर हैं के द्वारा सुना नहीं गया और प्राकृतिक न्याय का हनन करते हुए और इनने उसको एक तरफा बिना कोई कागज़ देखे, बिना कुछ क्या बोलते हैं सीओ साहब को बिना सुने, और इनने एक तरफा उनको बहाल कर दिया, जिसकी हम लोग विरोध करते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय की हत्या है, जिसका हम ग्रामवासी विरोध करते हैं। बीती रात शहर में एक बार फिर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना विश्वविद्यालय अंतर्गत कुटेही मस्जिद के सामने हुई है। रीवा में बेखौफ बदमाशों ने एक कार सवार को बीच बाजार गोली मारकर दहशत फैला दी। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कुटेही मस्जिद के समीप रात करीब 10 बजे की है, जब कार बाजार का संचालक अपने घर की ओर जा रहा था। घायल युवक की पहचान रीवा के गोघर निवासी कादिर हुसैन के रूप में की गई, जो विश्वविद्यालय स्टेडियम के सामने केके कार बाजार के नाम से व्यापार करता है। बीच बाजार हुए गोलीकांड की घटना सुनने के बाद मिनर्वा अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केके कार बाजार का संचालक कादिर हुसैन दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी उसके साथ ये घटना हुई। कार चलाते समय कादिर मोबाइल में बात कर रहा था, तभी उसके ऊपर गोली से फायर किया गया। गोली युवक के हाथ में लगी, जिस हाथ से वो मोबाइल से बात कर रहा था। माना जा रहा है कि यदि हाथ में गोली न लगती तो उसके सिर में लग सकती थी। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। इधर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आप अपने घर जा रहे थे, जिसे मैं घर पहुंचने वाला था, तुरंत फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना कुटेही मस्जिद के पास हो गई। तुरंत कार बाजार गया, गाड़ी में अपने लाके मिनर्वा हॉस्पिटल में एडमिट किया। गोली लगी उनको आप जानते हैं? जी, ये हमारे मित्र हैं। नाम क्या है? कादिर हुसैन। क्या काम करते हैं? कार बाजार, यूज कार का अपना कार बाजार, के कार बाजार। गोली लगी कहाँ लगी है? ये हाथ पे लगी है। मतलब पंजे में लगी है? जी, ये भी कलाई पे। गाड़ी चलाते जा रहे थे? जी जी। कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। मतलब आदमी ने मारने की कोशिश की है इनको, तो पंजे में लगी। हाँ, जैसे उस हिसाब से ये लगता है कि गाड़ी चलाते समय ये फोन में बात कर रहे थे, तो वही निशाना। एक है फायर, अब गोली तो एक लगी है, एक है फायर बताया कि आरोपी एक की संख्या नहीं, कोई कुछ ऐसी उनको जानकारी नहीं है। मोटरसाइकिल में नहीं, ये तो मैंने पूछा तो उन्होंने ये बोला कि जानकारी नहीं होता है। आप लेके आए तो कुछ बात हुई, कौन कैसे गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होता है। अभी कैसी स्थिति होगी? अब तो ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र त्रिपाठी, अनंतपुर गायत्री नगर। कुटेही में गोलीकांड हुआ है, कार सवार को गोली मारी गई, क्या मामला क्या है? केके जो है ये कार बाजार के मालिक हैं और इनकी कार बाजार की वहां पे दुकान है। ये 9:30 बजे अपनी कार से कुटेही मस्जिद के पास आ रहे थे। उसी समय इनका ये कहना है कि किसी ने उनको गोली मार दी, जो हाथ में लगी है। दाहिने तरफ से कोई मार के चला गया। इस घटना के बाद जो है इनको मिनर्वा हॉस्पिटल लाए। मेरी उनसे बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि मैं थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊं, उसके बारे में, घटना के बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी वो बताना नहीं चाहते, तो अभी प्राथमिक रूप से उनका उपचार हो जाए। वो खतरे से बाहर हैं, हाथ में लगी है, और उपचार होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो क्या घटना। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक रेप विक्टिम का दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी कक्षा 9वीं की छात्रा ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद नवजात को जन्म दिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि किशोरी की मां का निधन 14 साल पहले हो गया था और वो अपने पिता और भाई के साथ सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहते हुए कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान सीधी शहर के बाईपास में रहने वाले पुष्पेंद्र कुशवाहा ने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब वो पीड़ित गर्भवती हो गई तो सीधी स्थित मिश्रा नर्सिंग होम में काम करने वाली एक नर्स से गर्भपात कराने की कोशिश की। इस दौरान जब पीड़िता की हालत बिगड़ गई तो आनन फानन में एक अनजान नंबर से फ़ोन कर पीड़िता के पिता को ये जानकारी दी कि उनकी बेटी के साथ कोई घटना हो गई है। वो तत्काल मिश्रा नर्सिंग होम पहुंचे। जैसे ही पीड़िता के पिता नर्सिंग होम पहुंचे
तो वहाँ जहां किशोरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए रीवा रेफर किया गया, वहीं सीधी की कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के कथन दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके DNA मिलान की कार्रवाई की गई है। जिसमें क्या है तो अपने बच्ची और बच्चे को दोनों को पालता हूँ। कहा हुआ कि मेरी बच्ची स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो कहा हुआ कहता ही एक दिन मेरे को ऐसा खबर आई कि आपकी बच्ची मेरे घर में है, आप है तो ये फोन नंबर हमको दी गई है, तो वो दी है तो उसकी बहन है कहीं आरोपी की, जिसमें आरोपी पुष्पदेव कुशवाहा बताया जाता है। हमने गया उसके घर, तो कहा हुआ कि दरवाजा खुलवाए तो नहीं खोले, तो उसके बाद टीआई साहब था हमको लेके गए। हाँ, टीआई साहब जब लेके गए तो कहा हुआ कि उनको आरोपी को ले आए, उसकी लड़की को ले आए। फिर कहा हुआ कहता है हमारी लड़की जब वहाँ आई तो उसको बताए, कहता है ऐसा गोली खाई। लड़की बताई कि वो एक नर्स है जिसमें मिश्रा नर्सिंग होम में है, वो रहती है राजेश मिश्रा के यहाँ, और वो कहा कि गोली खवाई, हमको जानकारी नहीं हुई कि हमारे बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई। जिसमें कहता है हमारी बच्ची को तो वहाँ से सीधी से ले गए, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल से कहता है बोले कहता है आपको होता रीवा हॉस्पिटल वो करना है, एडमिट करना है। यहाँ बोले कहता सोनोग्राफी करवाना है। हाँ, और सोनोग्राफी के बाद है तो पता चला कहता है एक तो बच्चा छोटा सा है, जिसमें कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, जिसमें कहा कि हम अपनी जिंदगी है तो अपनी बच्ची को कहीं में कहीं है तो बना सकते हैं। हाँ, बच्ची कितनी उम्र है और डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी यहीं हुई है तो संजय गांधी हॉस्पिटल में। हाँ, कि संजय गांधी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है। बच्चा छोटा सा है। बच्ची कह रही कहता हम आता पापा वहाँ नहीं आता, आरोपी पकड़ा जाए, हम मैं आता कहा अपने पापा के साथ जिंदगी बिताऊंगी आता, और उसकी जिंदगी है 70 साल, उसकी माँ नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको न्याय मिले तो हम कहीं में कहीं है तो। रीवा के समान थाना क्षेत्र में एक महिला के गले की दिन दहाड़े सोने की चैन पार हो गई। महिला ऑटो में सवार होकर रतहरा से जय स्तंभ की ओर जा रही थी। घटना बीते दिन सुबह तकरीब 11 बजे के आसपास की है। रीवा के शासकीय पुस्तकालय में काम करने वाली रीना द्विवेदी अपने रतहरा निवास में ऑटो से सवार होकर जय स्तंभ चौक की ओर जा रही थी। तभी ऑटो में 4 की संख्या में अन्य महिलाएं सवार हो गईं। पीड़ित महिला ने बताया कि बार बार उसका हाथ पैर दबा रही थी और कपड़े खींच रही थी, जिससे परेशान होकर महिला ज्योति स्कूल के समीप उतर गई। जब गले पर ध्यान गया तो सोने की चेन पार हो चुकी थी। घटना की शिकायत महिला के द्वारा समान थाने में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक महिला गैंग के द्वारा रीवा के सर्राफा व्यापारी के यहाँ से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। क्या मामला है ये 23 तारीख को सुबह 11 बजे और मामला है? कहाँ से कहाँ जा रही थी? गड़रिया मोड़ से जा रहे थे जय स्तंभ ऑफिस। वहाँ बैठी और यहाँ आदित्य होटल के पास 4 लेडीजें बैठी और यहाँ ज्योति वो इतनी हरकत करने लगी कि मैं उसी में उलझ गई, जाने नहीं पाए, मेरे समझ में नहीं आया। और ज्योति स्कूल के पास मैं उतर गई ऑटो से, ज्योति स्कूल, और वो इतनी हरकत करने लगी कि मेरे को उतरना पड़ा। और उसी बीच में मेरा चैन काट ली और पता नहीं चला। कहाँ पर प्रदर्शन क्या करती हैं? हम केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी में हूँ। कहाँ पर ये जय स्तंभ वाली कहाँ की है? हम रतहरा। क्या नाम है? नीमला द्विवेदी। ये कितने का सामान, कितने की चैन रही हो, कितने तो? 2 तोले की है। कितनी समय घटना है? सुबह 11 बजे की। 11 बजे। थाने में FIR करवा दी है? करवा रही हूँ। क्या कुछ कहना है पुलिस? हो गए, वो भी बोल रहे हैं कि चलो देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। ऑटो में सवार होकर जा रही थी? ऑटो में सवार होकर जा रही थी। कैसे पता चला, कैसे लगा कि आपकी चैन कट गई? इतनी हरकत कर रही थी वो लेडीज जो बैठी थी, इधर उधर पैर दबाए, वो नोचे दबाए, पैर पे पैर घिसे, इसलिए ऐसा लगता है मेरी साड़ी कटी हुई है। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता संघ द्वारा प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन सौंपने अधिवक्ताओं ने कहा कि वकीलों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। ऐसे में वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना आवश्यक है। इसके पहले भी कई बार इस संबंध में मांग रखी गई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, जिसे अब मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए। आज हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ज्ञापन सौंपने आए मुख्यमंत्री जी के नाम। लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर दूसरे पक्षकार जो विपक्षी पक्षकार होते हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है, जिनसे उनके जान और माल को लगातार खतरा बना रहता है। कई हत्याएं भी ऐसे हो चुकी हैं अधिवक्ताओं की। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जैसे कर्नाटक की तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ला के अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी के लिए आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। जिला न्यायालय में भी कई बार घटनाएं हो चुकी जिला न्यायालय में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई। इन सब चीज़ों को लेके आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है फरियादी और आरोपी दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ जाते हैं न्यायालय के अंदर। बिल्कुल भिड़ जाते हैं, और जो आरोपी होते हैं और जो फरियादी होते हैं उनका जो बीच बचाव या जो अधिवक्ता होता है तो वो भी दुश्मन बन जाता है। उसे भी लोग दुश्मन समझने लगते हैं, दूसरा पक्षकार। इसलिए जो है इसको सुनिश्चित कर और प्रमुखता के रूप से इसे पारित किया जाए। आनंद कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, संयुक्त अधिवक्ता मंच। अधिवक्तागण जो है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कर्नाटक सरकार ने जैसे वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके और इसको एक कानूनी रूप दे। अधिवक्तागण मुकदमे की जब पैरवी करते हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ का जो पक्ष होता है वो उनका दुश्मन हो जाता है और कहीं ना कहीं अधिवक्ता को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। कहने के लिए तो अधिवक्ता जो है जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी जो है विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करके एक कानून का रूप दे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है पूरे मध्य प्रदेश। गहना चोरी के संबंध में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। जवा थाना अंतर्गत भुनगांव में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने बताया कि उनकी दादी ने ही उन्हें मरवाया है। दरअसल मामला गहना चोरी का बताया जा रहा है, जिनमें पारंपरिक गहने हाड़ा में रखे हुए थे। आपको बता दें कि पुराने ज़माने में गहना आदि रखने के लिए हाड़ा नाम के एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें महिलाएं अपने गहने जेवर आदि रखा करती थी। हालांकि अब उसकी जगह अलमारी और बैंक लॉकरों ने ले रखी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये प्रथा जारी है। पीड़ित ने बताया कि चोरी को लेकर अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जिसके बाद अब मामला बढ़ा और टांगी आदि से हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवा क्या घटना हो गई? अभी आपस में झगड़ा हो गया। कैसे, किस भी बात से? अरे हो गया, मतलब इनकी महतारी और की कुछ संपत्ति चोरी हो गई है, इसीलिए मतलब वो लोग जबरदस्ती इन लोगों को चोरी लगाते थे। वो लोग मतलब भाई इनके जबरदस्ती चोरी महतारी इनके लगाती थी, इसीलिए इनके मारपीट इनके लोग के जबरदस्ती वो लोग किए। क्या नाम है जो मारपीट किए हैं उनका? उनका नाम लाला है, अर्जुन, भीम और मुगर, धीरज, राहुल। मेरे दाई के बुधनी मेरे 5-6 लोग मारपीट किए हैं। मेरे दाई पैसा लगा रही है उसमें थाना फिरोज के लिए, मेरे लोगों को मरवा रही है, चाय नहीं रही है। कौन मरवा रहा है? मेरी दादी बुधनी। दादी मरवा रही है? हाँ, 5 भाई थे मेरे पापा ना। तरजुन लाला काका है, शिव प्रसाद भी काका है, इस सारे मिल के मारे हैं। धीरज जी उस क्या था? अरे चोरी के इंजाम में लाद के मारे हैं। चोरी के लिए? हाँ, चिमटी लगी नहीं, मन से लौट के आया तो घर में खाल मारपीट कर दी है। क्या चोरी? पैसा चोरी क्या? अरे उसका हाड़ा ओड़ा की चोरी। हाँ, चोरी में आरोप लगा। हाँ जी, जेवर। आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 3 लोग। क्या नाम है? सनी, राजेंद्र, राजू और धरार वाले। ऑटो चालक की लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं।
रामपुर बघेलान थाना अंतर्गत एक गांव में ऑटो चालक ने स्कूल के पास ऑटो खड़ी की। ऑटो क्योंकि गांव का ही था इसलिए बच्चे खेल खेल में उसमें चढ़े और खेलने लगे। तभी ऑटो चालक आया और बिना कुछ कहे ऑटो लेकर तेजी से जाने लगा और उसने कहा कि तुम सबको जंगल में छोड़ देंगे, वहां से पैदल आना तब समझ में आएगा। जिसके बाद बच्चे डर गए और एक एक कर कूदने लगे, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए जबकि एक बच्चे प्रियांशु साकेत की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं ऑटो चालक फरार बताया जा रहा है। ये घटना हुई गांव की ऑटो है, बच्चे स्कूल के पास खेल रहे थे, 4:30 के लगभग टाइम था। ऑटो गांव तरफ आया, गांव से जब वापस गया वो स्कूल के पास खड़ा कर दिया। उसमें 12-13 बच्चे बैठ गए, तो उसमें जब बैठ गए आया वो तो चल दिया, बोला भी नहीं बच्चे को उतार दें। वो जब हाथ चल दिया, बोला पहले चलो तुम लोगों को जंगल छोड़ देंगे, वहाँ से देखते आना। ऑटो इतनी स्पीड में जंपिंग थी आगे, वहाँ पे बच्चे कूदने लगे सगले बच्चे, पर तीनों को, जिसमें से एक बच्चे की ज़्यादा गंभीर चोट आई। हमारा बेटा है वो प्रियांशु साकेत, और एक के और भी सिर में लगा, एक नॉर्मल है। एक की मौत हो गई, किसका मौत हो गई? प्रियांशु साकेत मौत हो गई जी। ये उसके ऑटो वाले की लापरवाही से? जी हाँ, ये ऑटो की लापरवाही से। ये ऑटो वाला पकड़ गया कि नहीं? अभी नहीं पकड़ा, वो तो अभी गाँव में है। गाँव में है। अभी तो मैं रिपोर्ट किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मासूम की असमय मौत हो गई। सुहागी थाना अंतर्गत सोनौरी चौकी के चौरा नानकर गांव में एक मासूम बच्चे की गलत इलाज के चलते मौत हो गई। मृतक के पिता मोहम्मद मकबूल अहमद ने बताया कि उनके बेटे मोहम्मद शाजिद की तबीयत खराब थी। उस दिन वो अपने किसी परिचित की मिट्टी में गए हुए थे। घर से फ़ोन आया कि तबीयत खराब है, तो गाँव के ही एक डॉक्टर को दिखाया गया, जिसने 300 रुपये लेकर दवा दी। बच्चे को डायरिया हुआ था। उसके बाद आराम न होने पर लगभग 5 बोतल चढ़ाई गई। सही इलाज न होने पर रायपुर सोनौरी ले गए, जहां एडमिट किया तो वहां भी लगभग 7 बोतल चढ़ाई गई। मामला बिगड़ता देख डॉक्टर ने चाक घाट जाने के लिए कहा। जब चाक घाट पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने देखते ही बच्चे की जान न बचने की बात बताई। इसके बाद परिजन बच्चे को लेकर घर चले आए। मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। होता था घंटे पे, तो फिर उनको मैंने फ़ोन किया, बताया डॉक्टर साहब आराम नहीं हुआ बच्चे को, आओ एक बार फिर से देखो, इसको आराम नहीं मिला। तो बोले आ रहा हूँ। आए उन्होंने मुझे 3 बड़ा बाटल लगाया, एक छोटा बाटल, 4 बाटल चढ़ाया और इंजेक्शन लगभग 4-6 उसमें इंजेक्शन भी डाले थे। और उसके बाद में वो जब दवा कर दिए तो बच्चे के 1 घंटे तक थोड़ा उसको आराम मिला, 1 घंटे तक। उसके बाद में फिर बच्चा उसी तरीके हो गया। तो मैंने डॉक्टर से फिर बात किया कि डॉक्टर साहब बच्चा जैसे था वैसे है, आराम इसको मिला नहीं, उसी तरीके चल रहा है। तो वो बोले कि आपकी माँ जी तो लाओ हमारे रूम पे, मैं दवा करूं। और टोटल 1100 रुपये बनाए थे। तो मैंने बोला कि आप 1100 रुपये की दवा किया, आराम थोड़ा 19-20 होगा तब मैं आपके रूम पे लेके आऊँ। बच्चे को थोड़ा भी आराम नहीं मिला तो मैं बाहर दिखाता हूँ। तो बोले कि दिखाओ। तो मैंने फिर रायपुर मोड़ पे लेके आया, बीके गुप्ता करके साहू हैं, तो उनके पास ले गया और उनको बताया कि इतना बाटल चढ़ गया है और बच्चे की तबीयत थोड़ा उसमें नॉर्मल नहीं हुआ एक भी। बोले चलो आराम हो जाएगा, तुम भर्ती करो। मैंने भर्ती बच्चे कर दिया। तो टोटल 6 बाटल चढ़ा चुके थे, 7वां बाटल लगाए। 7वां बाटल लगाया तो बच्चे के नाक से खून गिरने लगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, खून गिरने लगा कैसे? बच्चा जैसे सो रहा था ऐसा हो गया उसको।
तो जो उसको मैंने मुंडी उंडी हिलाया बुलाया, उसको तो कुछ बोल नहीं था, एकदम सुस्त हो गया था। मैं बोला डॉक्टर साहब कैसा हो गया? वो भी गए तो वो भी हिलाया, गाल वाल पे हाथ हाथ मारा हो रहा। तो तुरंत इतना करते हुए वो बाटल निकाल के बोले तुम गाड़ी लेके, मैं गाड़ी कर देता हूँ, तुम लेके भागो, इसको चाक घाट जाओ। क्या तो पुलिस में रिपोर्ट कर दिया? पुलिस में उस समय हमको मौका ही नहीं मिला, बोले लेके भागो, बच्चा बहुत सीरियस था, मैंने लेके भाग गया था। फिर उसके बाद में जब गया, मैंने चाक घाट आया तो डॉक्टर को दिखाया, तो अपना थोड़ा मशीन लगा के चेक किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 29 साल पहले हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 IAS भी आमने सामने हैं। मामला विश्वेश्वरैया सहकारी गृह निर्माण समिति का है, जिसमें 2 वृद्ध महिलाएं परेशान हो रही हैं। मामले का खुलासा करते हुए किसान नेता चोटीवाला ने पत्रकार वार्ता करते हुए क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। तत्कालीन कलेक्टर धार और उनकी मां से जुड़ा हुआ मामला है। पदम प्रभा जैन, जिन्होंने विश्वेश्वरैया समिति से 1987 में एक ज़मीन खरीदी थी 325 और 518 में, और उसका लगातार मामला लड़ाई चल रही थी। और जब इन लोगों ने ज़मीन खरीदी, इनको कब्जा दखल नहीं मिला, तो इन्होंने समिति में 1993 1994 में प्रस्ताव लाया। क्योंकि वो समिति के सदस्य थे, तो उन्होंने अपना आवासीय प्लाट का आवंटन निरस्त करा दिया और पैसा लेकर के फिर अपने निवास सतना पे प्रेम विहार कॉलोनी वापस चली गई। तब से लेकर के वो फिर रीवा दोबारा नहीं आई। और जब उनका लड़का 2012 में IAS परीक्षा पास किया और तब से फिर रीवा आना जाना शुरू किया और फिर से प्लाट वापस मांगना शुरू कर दी। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि जहां उन्हें समिति से प्लाट मांगना चाहिए, तो हमारे द्वारा 2002 में रेखा पांडे और जयसी सोनी से 1 एकड़ 20 डिसमिल 517/1 ज़मीन खरीदी गई थी। उसमें हमने कुछ भाग राजेंद्र शर्मा को 27 डिसमिल के आसपास हमने 2012 में बेच दिया था। और इसमें एक डिग्री का मामला आ रहा है कि आपस में हमारे कमला पटेल और पुष्पराज सिंह और रेखा पांडे वगैरह के बीच में एक डिग्री का समझौता हुआ था 2003 में। और डिग्री में समझौता ये हुआ था कि यदि 1 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन जो आपने ख़रीदा है, यदि वो आपको पूर्ण रकबा नहीं मिलता है, तो उसका पैसा जयश्री सोनी, रेखा पांडे और पुष्पराज सिंह द्वारा वापस किया जाएगा। लेकिन जो शर्तें न्यायालय में की गई थी डिग्री में, वो आज तक पूरा नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो बचा हुआ शेष भाग था, हमको 53 डिसमिल आज भी हम काबिज हैं, 53 के अलावा हमको मिला नहीं। 27 डिसमिल ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, हमने 2012 में राजेंद्र शर्मा को बेच दिया था। इस मामले को लेकर के पदम प्रभा जैन ने ये कह करके CM हेल्पलाइन अपने कलेक्टर पुत्र से 2022 में करवाई
कि इन्होंने चौहद्दी बदल करके जालसाजी की है और सिविल लाइन थाने में 2012 में एक फर्जी मुकदमा दायर कराया गया, जिसमें 2 वृद्ध महिलाएं परेशान हुई। और कल दिनांक परसों 22/7/2024 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने यह मान करके जमानत दे दी है कि किसी भी प्रकार की। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।